प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम जलवायु से संबंधित वाले अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। आज जो है हम लोग जो है भारत में जो है ऋतु प्रमुख ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शीत ऋतु तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है हमारे नए नए वीडियो मिलते रहें। ठीक, तो देरी ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए आप जो है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हमने जो है पार्ट पीछे वाला पढ़ा दिए है, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा दिया है भारत की मुख्य जलवायु। ठीक है। शीत ऋतु उधर हो गया है। अब उसके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो है यहाँ पे हम ग्रीष्म ऋतु से चालू करते हैं। हमारा अध्याय वही था, अगर कि हम यहाँ अध्याय लिख देंगे। अध्याय जलवायु से संबंधित। यहाँ हम लोग जो है ग्रीष्म ऋतु, ये सेकंड नंबर था, फर्स्ट नंबर हो चुका है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इस समय सूर्य जो है वो उत्तरायण हो चुका है। ठीक है। सूर्य जो है उत्तरायण हो रहा है। और यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो साथ ही साथ में जो होता है ITC-Z जोन, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITC-Z। इसका मतलब हमने पीछे वाले वीडियो में बता के रखा। ITC-Z अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उसको बोला जाता है। वो सूर्य के जिस तरफ जाता है उस तरफ उसके साथ साथ में एक आकाशीय पेटी होती है, उधर तरफ की शक्ति रहती है। ठीक है। ये जो है निम्न उच्च ताप वाली और निम्न वायु दाब वाली पेटी होती है। ठीक है। तो जिधर भी सूर्य जाएगा उसके लंबवत वो रहेगा। ठीक है। तो जब सूर्य जो है ग्रीष्म काल में उत्तरायण होने लगता है तो भारत में आप देखेंगे कि 21 जून के समय जो है लगभग लगभग जो है ये कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है। तो कर्क रेखा पर जाकर ITC-Z जोन उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे जो पश्चिमी जेट प्रवाह था, पश्चिमी जेट स्ट्रीम पौने थी, वो जो है और उत्तर की तरफ खिसक जाती है, यहाँ तक कि वो तिब्बत के उत्तर से जाकर वो बहने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पूरी तरीके से निम्न वायु दाब, और उत्तर भारत में आप देखेंगे निम्न वायु दाब और उच्च तापमान की पेटी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर फिर अब क्या होगा? अब फिर जो है दक्षिण पश्चिम से जो पौने चलेंगी वो फिर यहाँ पे अपने पूरे भारत में जो है वर्षा करेंगी। ठीक है। तो हालांकि हम लोग वर्षा वाले में इसको पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। ठीक है। आइए, मार्च, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे मार्च में सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है। जिससे जिससे उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। उत्तर भारत में क्या होता है? इस समय तापमान
बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून वाले महीने में काफी तापमान ऊंचा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, तो इस समय हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नीचे नोट करेंगे अप्रैल या उत्तर भारत में अप्रैल मई जून में गर्मी का अनुभव होता है। इस समय उत्तर भारत में जो है अनुभव होता है। भारत के अधिकांश भागों में इस समय तापमान जो है वो 30 से 32 सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, इस समय अगर आप देखेंगे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो है, हालांकि उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, इस समय उत्तर भारत में जो है उसके अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 30 से 32 सेंटीग्रेड रहता है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। ठीक है, इस समय उत्तर भारत में तापमान 30 से 32 सेंटीग्रेड रहता। ठीक है, 30 से 32 सेंटीग्रेड रहता है। मई माह में जो है आप देखेंगे कि मई माह में पेटी भी जैसे सूर्य जो है उत्तर की तरफ जा रहा है, तो मई माह में ताप वाली पेटी भी उत्तर की तरफ खिसकती है। तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम वाले भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राजस्थान वगैरह वाले क्षेत्र में तापमान ज्यादा हो जाता है, राजस्थान दिल्ली ये सब क्षेत्रों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। तापमान बढ़ के लगभग आप मान चलिए ये 48 से 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वहां का तापमान बढ़ने की एक सामान्य सी बात है कि गर्मी के मौसम में ऐसा हो ही जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए यहाँ पर कि मई में उच्च तापमान वाली पेटी भी उत्तर में खिसक जाती है, जिससे उत्तर पश्चिम के उत्तर पश्चिम के कुछ भागों में तापमान 48 सेंटीग्रेड तक पहुंचना एक सामान्य बात होती है। एक सामान्य बात होती है। एक सामान्य बात से हमारा क्या मतलब है कि जनरली ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा जनरली हो जाता है कि जैसे ही सूर्य जो है आप देखेंगे कि मई, ठीक है, मई महीने में लगभग जो है कर्क रेखा से हालांकि नीचे ही रहेगा। ठीक है, जून में जो है एकदम कर्क रेखा पर चल देगा, तो इससे उत्तर पश्चिम भारत जो हमारा भारत का मरुस्थल या राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान लगभग 48 डिग्री तक होना एक सामान्य सी बात होगा। हमेशा हर वर्ष लगभग इतना ही तापमान यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, अब ये उत्तर भारत की बात रही। आइए अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में
प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री समकारी प्रभाव के कारण तापमान लगभग नीचे बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर तापमान क्या रहता है, लगभग नीचे बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि जो है प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे कि तीन तरफ से समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र का भी प्रभाव रहता है। इस वजह से यहाँ पर तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होने पाती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु भी मृदु होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु भी क्या होती है, मृदु होती है, मतलब सुहावना होता है। वो सुहावना का मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर उत्तर भारत से तुलना किया जाए तो इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो मृदु होती है, मतलब अच्छा ही रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और अगर देखेंगे कि यहाँ का तापमान जो है जनरली जो है 26 से लेकर के 32 सेंटीग्रेड तक बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ग्रीष्म ऋतु मृदु मृदु होता है और तापमान 26 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड तक बना रहता है। ठीक है, इस समय जो है 26 सेंटीग्रेड से बना रहता है। इस समय जो है आप देखेंगे इधर जो है गर्मी के मौसम में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो जाहिर सी बात है कि ITC जेड जोन, ठीक है, यानी कि उच्च ताप वाली पेटी भी उत्तर की तरफ खिसकेगी। ठीक है, तो इसके बाद जो आप देख रहे थे कि पश्चिमी स्ट्रीम, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम थी, वो भी जो है उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, वो भी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, यानी कि पूरे उत्तर भारत में तापमान में काफी वृद्धि हो जाती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे हम लोग। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने पर उच्च तापमान पेटी भी उत्तर में खिसकती है, जिससे उत्तर भारत में उच्च तापमान व निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी जो है
वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। अब यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो गया है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा है, हालांकि ये चीज हम आप लोग को शायद छूट गया था, तो उसको जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। अगर सबसे ज्यादा शीत ऋतु मतलब सबसे ज्यादा ठंडा स्थान भारत में कहाँ है, तो द्रास है, ठीक है। कौन सा स्थान है? द्रास है। द्रास जो है वो आपके यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ेगा। तो द्रास सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर अगर सबसे गर्मी वाला क्षेत्र या स्थान जो है बीकानेर में है, जिसे प्रियावनी कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। भारत में सबसे गर्म स्थान प्रियावली। प्रियावली कहाँ भी है? बीकानेर। बीकानेर जिले में है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। तो प्रियावली जो है वो सबसे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है, ठीक। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे समझते रहिएगा, ठीक है। तो इस समय जो है आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून आने के पूर्व जो है इस उत्तर भारत के निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में कुछ गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस बात को आप लोग नोट करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून आने के पूर्व उत्तर भारत भारत के निम्न वायुदाब, क्योंकि अब निम्न वायुदाब का क्षेत्र तो भारत में तैयार है, तो निम्न वायु दाब के क्षेत्र में शुष्क या गर्म पवने चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। लू कहा जाता है। इन पौनों को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। ये काफी जो है पीड़ादायक पौनी होती है। आप देखेंगे कि राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर ये पौने काफी तेजी से चलती हैं और काफी कष्टदायक या पीड़ादायक होती है, ठीक है। लू के महीने में बताते हैं कि नहीं निकलना चाहिए। आप लोग जो है देखते होंगे कि घर वाले कहते हैं कि लू के महीने में बाहर मत निकलो, नहीं तो जो है झुलस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लू के महीने में होता है, मतलब लू जब चलता है तो आप लोग को नहीं निकलना चाहिए। और निकलना चाहिए तो बढ़िया से आप लोग जो है सफेद कपड़े पहन के निकलिए, थोड़ा मोटा कपड़ा होना चाहिए, और पानी पानी उनी पी के बढ़िया से निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की सुरक्षा में काफी मदद करेगा, ठीक है। तो इस चीज को जानते रहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है इतना इधर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो जल्दी देखते हैं कि हमारा वाइट बोर्ड जो है काफी छोटा है, जिससे हम लोग जो है ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आप जो है इसको उतार लीजिए, फिर हम जो है, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे लिखते हैं।
इसी समय आप देखेंगे, इसी समय पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, असम में बोडो चिला, बोडो चिला, ठीक है, क्या है? बोडो चिला हुआ। उड़ीसा में नार्वेस्टर, नार्वेस्टर, उड़ीसा में नार्वेस्टर, नार्वेस्टर वर्षा युक्त, वर्षा युक्त प्रचंड तूफान आते, आते, ठीक है। इसी वक्त आप देखेंगे कि कुछ जैसे इस पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं, तूफानें काफी प्रचंड होती हैं, बारिश भी करती है, ठीक है, साथ में वर्षा भी लाती है। तो उनको पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में हम इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। और फिर उसी तूफान को जो है असम में बोडो चिला नाम दिया, बोडो चिला नाम दिया जाता है। फिर अगर आप देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में उसी को जो है नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो है काफी तूफानी होती हैं, प्रचंड घातक होती हैं, बहुत मानव की जो है जान माल की यहाँ पे नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिए। आइए हम यहाँ पर जो है अब कुछ स्थानीय तूफानों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण होती है, तो इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। अलग से थोड़ा सा है, इसको नोट कर लेंगे। तो कुछ यहाँ पे हम इसको दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, अलग से कुछ स्थानीय तूफान, कुछ स्थानीय तूफान, जैसे कि नंबर एक आप लिख सकते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, ठीक है। तो आम्र वर्षा क्या होता है? तो आम्र वर्षा जो है ये केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में ये प्रकार की बारिश होती है। तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में और केरल के तटीय क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की बारिश होती है। काफी सीमित समय के लिए यह बारिश होती है, लेकिन जब वहां पे आम की फसलें होती हैं उसको जल्दी से पकने में ये मदद करती हैं, तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है आम्र वर्षा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे आगे लिख लीजिए। केरल व कर्नाटक, कर्नाटक में सीमित समय के लिए होने वाली वर्षा, वर्षा सीमित समय के लिए होने वाली वर्षा है जो आम, आम के फसलों को जल्दी पकने में सहायक, सहायक, ठीक है। हालांकि कर्नाटक में जो है इसका नाम जो है चेरी ब्लॉसम है, ठीक है। कर्नाटक में इसी वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए हम लोग। कर्नाटक में यहीं पे नोट कर ले, या ऐसा करिए नई लाइन से यहीं पे नोट कर लीजिए। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है।
कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इस चीज को आप लोग जानते रहिए, कर्नाटक में इसका नाम चेरी ब्लॉसम है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट हम लोग नोट कर लीजिए। एक जो है वर्षा फूलों की बौछार, ठीक है, फूलों की बौछार होती है। फूलों की बौछार जो है एक कर्नाटक वाले क्षेत्र में इस प्रकार की बारिश होती है, तो उसको फूलों की बौछार, जो कहवा के फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, फूलों की बौछार। दूसरा लिख लीजिए, फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार। यह केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, जो कहवा के लिए उपयोगी है, उपयोगी। ठीक है, तो जो कहवा की खेती के लिए जो है उपयोगी मानी जाती है। ठीक, इसको यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर और हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक है काल बैसाखी, हालांकि ऊपर हमने बता दिया है काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी भी लिख लीजिए। तीसरा यहाँ पे लिख लीजिए काल बैसाखी। ये असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हुआ असम में चलने वाली वर्षा युक्त प्रचंड तूफानी तूफान प्रचंड तूफान है, जो जो चाय पटसन चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जानते रहिएगा कि जो काल बैसाखी होता है ये इस क्षेत्र में जो है पटसन, आप देखते हैं पटसन की खेती। ठीक है, पटसन की खेती, यहाँ पर चाय की खेती और चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इन सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, या अपने कॉपी पे नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो है शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु देखेंगे। ठीक है, वर्षा ऋतु। हमारा तीसरी हेडिंग रहेगी यहाँ पर वर्षा ऋतु। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु को हम लोग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, वर्षा ऋतु कहें या हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में आप लोगों को हमने जो है हमारा टॉपिक नंबर अगर आप देखेंगे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है आप देख लीजिएगा, टॉपिक 24 से देख लेंगे, टॉपिक नंबर 24 देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश। ठीक है, वही वर्षा ऋतु, भारत में वही वर्षा का ऋतु होता है।
तो इस चीज को आप लोग जानते रहिए। इसके बाद देखेंगे कि ये वर्षा जो होती है आपकी जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में होने वाली बारिश होती है। ठीक, तो आप लोग जो है इसके अंतर्गत आप हमारा जो है हमारे प्लेलिस्ट में जो है टॉपिक नंबर 24 देख लीजिएगा। सारी कहानी हम लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगी किस तरीके से भारत में वर्षा होती है। हालांकि वहां पर हमने बताया है कि जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा एक अरब सागर की शाखा होती है, एक बंगाल की खाड़ी, भली भांति से उसी को सेम ला के यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे उतार देना है या उसी चीज को लिखना है। तो मैं यहाँ उसे बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग जो है वहां से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारा केवल इतना लिख लीजिएगा, यहाँ से जो है आप हमारा टॉपिक नंबर जो है 24 देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा शरद ऋतु आएगा, शरद ऋतु। ठीक, तो शरद ऋतु में मित्रों इसमें भी हम लोग जो है कुछ नया पढ़ने वाले नहीं है। जो हमारा पुराना है, जैसे पुराने में आप हमारा इसका टॉपिक नंबर 26 देखेंगे, शरद ऋतु मतलब मानसून का निवर्तन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मानसून का निवर्तन। निवर्तन या मानसून का वापस लौटना। ठीक है, या मानसून का जो है वापस फिर से जो है वापस लौटना, ये शरद ऋतु के अंतर्गत आएगा। तो इसमें भी हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा जो है आप लोग टॉपिक नंबर जो है आप देख लीजिएगा, टॉपिक इसका है 26। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरा टॉपिक नंबर 26 देख लेंगे तो आपको टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमने जो है अब तक देखे आप लोग, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हमारी इसी प्लेलिस्ट में जो है पड़ा हुआ है टॉपिक नंबर वर्षा ऋतु के लिए जो है टॉपिक नंबर 24 देख लेंगे, और जो है शरद ऋतु के लिए आप जो है 26 देख लेंगे तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने देख लिया शीत शीत ऋतु को पढ़ा, फिर ग्रीष्म ऋतु को पढ़ लिए हैं, फिर जो है वर्षा ऋतु को। ठीक है, इसके बाद शरद ऋतु को। तो आइए अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ जो है वर्षा का वितरण किया गया है, उस वर्षा के वितरण को जल्दी से एक छोटे से रेडी के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी से। तो हालांकि हम इसे मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी वर्षा का वितरण अलग से, वर्षा का वितरण। तो सामान्यतः अगर भारत में बात की जाए तो भारत में सामान्य रूप से वर्षा जो है औसतन वार्षिक वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर होती है। कहीं पर वर्षा बहुत अधिक होती है, कहीं पर वर्षा मध्यम होती है, कहीं पर न्यून वर्षा होती है, कहीं पर अपर्याप्त वर्षा होती है। तो चार कैटेगरी इसके बनाए गए हैं, चार श्रेणियों में हमने इसको बांट के रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम चारों के बारे में लिख देंगे, ठीक, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, हेडिंग के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर यह निम्नवत है, निम्नवत। ठीक है,
यहाँ पर आप लिखेंगे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हम लोग क्या नोट करेंगे? यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्रायः जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे कुछ नया नहीं है। आप देखे थे कि पश्चिमी घाट बहुत अधिक वर्षा प्राप्त। आप देखेंगे कि मेघालय वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उप हिमालयी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। मेघालय वाले क्षेत्रों में जो आप देखे थे गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, आप वहां पे जो जयंतिया में देखेंगे मासिन राग में जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। लगभग आप मान चलिए कि यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, दुनिया की सबसे अधिक वर्षा जो है मौसिन राम में होती है। ये सारी बातें हम लोग पीछे देख चुके थे। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लेना है कि ये वर्षा का रेंज क्या है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा होती है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण लिखेंगे या इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, मेघालय, उप हिमालयी क्षेत्र, उप हिमालयी क्षेत्र सम्मिलित, सम्मिलित इसके अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरी हमारी रीडिंग हो जाएंगी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ पे कितना बारिश होगा? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। ठीक है, इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र को रखेंगे? आप देखेंगे कि दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु, ठीक है, ये सब क्षेत्र शामिल है। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिए दक्षिणी गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, ठीक है, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा आदि। ठीक है, उड़ीसा भी लिख लेंगे, उड़ीसा आदि क्षेत्र इसमें आएंगे। बहुत ज्यादा है। ठीक है, और भी तमाम क्षेत्र हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में लिखना है। हमें ये जानना है इसका रेंज क्या है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा लिख लेंगे कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। न्यून वर्षा वाले, यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है आप देखेंगे कि 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये है, या ऐसे लिख लीजिए इस क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को, यहाँ इस क्षेत्र में क्या क्या शामिल करेंगे? तो आप इसमें जो है आप शामिल करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, या पंजाब लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगे, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि क्षेत्र शामिल रहेंगे इसके अंतर्गत। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र शामिल रहेंगे। इसके बाद जो है एक अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जहां पर बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्र में जो है यहाँ सबसे कम बारिश होती है, उस क्षेत्र पे इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर से लिख लेते हैं उसको। एक और लिख दीजिए आप लोग, अपर्याप्त, चौथा नंबर था अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें देखेंगे कुछ प्रायद्वीपीय भाग के, कुछ प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, लद्दाख, एवं पश्चिमी राजस्थान आते हैं। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जलवायु वाला हमारा जो ये अध्याय था काफी लंबा गया, ठीक है। मैं समझता हूँ कि 6-7 टॉपिक में लगभग हमने इस जलवायु को पूरा खींचा, काफी विस्तृत रूप से आप लोगों को हमने पढ़ाया है। तो इस बात पे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितनी गहनता से चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ही जो है ज्योग्राफी को एक सरल और सहज व सटीक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको समय देना पड़ेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम जो है इसको जो है पूरा उड़ा उड़ा के ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि ताकि इसमें जो भी बच्चे हो शामिल हो सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम लोग पूरे भारत के, अगर हम पूरे विश्व, जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हमें पूरे विश्व की जानकारी होगी। तो जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई के साथ हमें जानकारी भी होती रहे, ठीक, ये बातें अच्छी है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे एक नए बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।